नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन विद विशाल में। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीडीपी के 30 ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सी है इनोवेटिव कम्युनिकेशन टूल्स और डी नंबर ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 का नया ढांचा क्या है? तो एनईपी 2020 का जो है नया ढांचा क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10+2, ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर सी 5+4+3+2 और ऑप्शन नंबर डी है 8+4+3। तो भारत का राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसका नया ढांचा जो है वो है 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन से हैं? ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र जो है कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए में है संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी में है संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लूम का वर्गीकरण का 3 मुख्य ज्ञान का क्षेत्र जो है वो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा जो है खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा? ए नंबर ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है यह उनके इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ऑप्शन नंबर सी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण निभाता है। उपयुक्त दी गई ऑप्शनों में से जितना भी ऑप्शन है वो क्या करता है? खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो किसी दी गई तरीका को विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, अब ये कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ऑप्शन नंबर बी है थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना तथा गतिविधि द्वारा सीखने जो है ये इस पर बल देता है। कौन? प्रगतिशील शिक्षा। अगला प्रश्न है,
सातवां प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्शन है आपका जो बता रहा है कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। ऑप्शन नंबर ए है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो प्रगतिशील शिक्षा का लक्ष्य जो है ये छात्रों को सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। और इसी प्रकार शिक्षा स्वयं ही जीवन है। क्या है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसी का तैयारी में क्या होता है कि इसका अर्थ यही है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि यह जीवन का एक निरंतर और सक्रिय हिस्सा है जो छात्रों को उनके आसपास की दुनिया, इसका मतलब क्या, सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर बी है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। नौवां प्रश्न, आठवां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नौवां प्रश्न, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन नंबर बी है, विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेवारी लेता है। ऑप्शन नंबर सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है जब बच्चा क्या करता है, सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता है ना। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो ऑप्शन नंबर ए है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। और ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मीडिया, बी नंबर समाजीकरण, सी नंबर संस्कृति और डी नंबर क्या है, ट्यूशन। तो बच्चे जो है ट्यूशन के अलावा ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अगला 12वां नंबर प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बी नंबर ऑप्शन है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर सी है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो मानकीकृत परीक्षण का क्या आलोचना है। तो मानकीकृत परीक्षण जो है ये आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से क्या करते हैं कि मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए क्या है, पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 13वां नंबर प्रश्न, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक मतलब क्या, एक से अधिक। तो ए नंबर ऑप्शन है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बी नंबर, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सी नंबर पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक मतलब एक से अधिक क्या, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला 14वां नंबर प्रश्न, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग क्यों कर सकते हैं? तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन जो है दोनों का उपयोग जो है कर सकते हैं। कब? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला 15वां नंबर प्रश्न, 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर सी है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो कौन सा जो है बोला गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो यह बच्चे को जो है धीमे, ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यह ऑप्शन जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित इसका नहीं है। अगला 16वां नंबर प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशाली किसके कारण हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन नंबर सी, सफल माता पिता। और ऑप्शन नंबर डी है, एक अनुशासित दिनचर्या। तो बच्चों में प्रतिभाशाली जो है आनुवांशिकता और वातावरण, ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। 17वां नंबर प्रश्न, 17वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को किस प्रकार के कक्षा में जो है कौन सा माहौल की आवश्यकता होती है? जो उनके व्यवहार सिखाता है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। बी नंबर ऑप्शन है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सी नंबर ऑप्शन है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनका सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो आप जो है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कैसा माहौल चाहिए? तो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को आप महत्व दीजिएगा। 18वां नंबर प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन नंबर सी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा कि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप जो है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर आधारित निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? क्या है? उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन नंबर सी है, उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और ऑप्शन नंबर डी है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो कौन सा तरीका बोला है? नहीं है। तो क्या होता है कि अलग अलग जो अति संवेदनशील बच्चा होता है उसको सीखने में मदद करने के लिए आपको क्या करना होगा? संवेदनशील होना तो चाहिए ही, ठीक है, तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, ना कि बेचैन होने पर। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये ऑप्शन है, ये उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला 20वां नंबर प्रश्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। ऑप्शन नंबर ए है, विकलांग है। ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिक है। ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्थी है। तो अलग अलग सोच वाले बच्चों की पहचान क्या है? सृजनात्मक।
सृजनात्मक होते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? तो वर्णन नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन नंबर सी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। और ऑप्शन नंबर डी है, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि समस्या हल करने का तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन यह नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 22वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन नंबर ए स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है डर, ऑप्शन नंबर सी ध्यान और ऑप्शन नंबर डी है उत्तेजना। तो दिए गए आपका विकल्पों में से डर क्या है? डर एक प्रकार का क्या है? संवेग है। अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक 3 साल का बच्चा बता रहा है, ठीक है, तो वो बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध के उत्पादन होता है। तो बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो शिक्षक ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है और वह ऐसे सहज परिस्थिति का निर्माण करता है जहां बच्चा निसंकोच प्रश्न पूछ सकता है और संवाद के माध्यम से सीख सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 25वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? कौन सा शिक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा प्रोत्साहित समृद्धि वह कक्षा है जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली या फिर शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन नंबर ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। 27वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है वो रचनावाद से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित तब समझा जाएगा जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्र का उपयोग करके विषय की व्याख्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षक सामग्री होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 29 का ऑप्शन नंबर डी ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह का मदद करता है? तो अनुशासन जो है किस तरह से मदद करता है? तो अनुशासन जो है ये बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए ये मदद
करता है। तो दोस्तों ये था आज के 30 प्रश्न, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।